हाँ, तो पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत प्रत्येक अच वर्ण जिसका ह्रस्व एवं दीर्घ दोनों होते हैं उसके 18 भेद होते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त अनुदात्त, उदात्त अनुदात्त स्वरित, अनुनासिक और अननुनासिक। तो हमने जो 18 प्रकार पढ़े तो उसमें से 4-5 बातें निकल कर आती हैं। पहला है कि एक ही स्थान वाले अचों में परस्पर 3 प्रकार के भेद होते हैं। एक ही स्थान वाले अचों में परस्पर 3 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला भेद है कालगत। कालगत से तात्पर्य है उच्चारण स्थान में लगने वाला समय, जैसे एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो पहला जो भेद है वो है कालगत। कालगत से तात्पर्य है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 भागों में प्रत्येक स्वर वर्ण को बांटा गया है। दूसरा भेद होता है स्थान भागगत। स्थान भागगत से तात्पर्य है उसका स्थान क्या है, उदात्त, अनुदात्त अथवा स्वरित। तो दूसरा भेद है स्थान भागगत। स्थान भागगत से तात्पर्य है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तीसरा भेद है नासिकागत। नासिकागत से तात्पर्य है अनुनासिक और अननुनासिक। तो इस प्रकार से ये 3 भेद एक ही स्थान वाले अचों में होते हैं। अब यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि यदि अलग अलग स्थान वाले अच हैं, अलग अलग स्थान से तात्पर्य है जिनका उच्चारण स्थान अलग अलग हो। उच्चारण स्थान जैसे कंठ, मूर्धा, दंत, ठीक है। तो अलग अलग स्थान वाले अचों में चौथा भेद स्थानगत होता है। स्थानगत से तात्पर्य उच्चारण स्थान, जैसे आ क्या कहलाएगा? कंठ स्थानीय, क्योंकि आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। जैसे ई क्या है? तालु स्थानीय है, क्योंकि ई का जो उच्चारण स्थान है वो तालु होता है। तो इस प्रकार से जो चौथा भेद निकल कर आता है वो स्थानगत होता है। तो यदि पूछा जाता है हमसे कि एक ही स्थान वाले अचों में परस्पर कितने भेद होते हैं, तो एक ही स्थान वाले अचों में परस्पर 3 भेद होते हैं। पहला कालगत, दूसरा स्थानगत और तीसरा नासिकागत। अलग से लिख दिया जाएगा कि यदि अलग अलग स्थान वाले अच हैं तो उनमें चौथा भेद स्थानगत भी होता है, ठीक है। अगला सूत्र हम पढ़ते हैं तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम्। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम्, इससे तात्पर्य है कि जैसे तालु, दंत, कंठ, मूर्धा, ये सभी क्या है? उच्चारण स्थान है। ये सभी क्या है? उच्चारण स्थान है जहाँ से वर्णों को उच्चारण किया जाता है। तो तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। तो इसका सूत्र का कहने का तात्पर्य है कि तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों ही जिस वर्ण के जिन जिन वर्णों के साथ समान होते हैं वह पूरा वर्ण समुदाय परस्पर सवर्ण संज्ञक होता है, अर्थात उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। उसको सवर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवर्ण, ठीक है। जैसे आ और आ दोनों क्या है? सवर्ण है। ई और ई दोनों क्या है? सवर्ण है। लेकिन यदि किसी वर्ण का उच्चारण भी आ की तरह है तो वो भी उसका सवर्ण कहा जाएगा। जैसे इचुयसा नाम तालु, तो ई, च वर्ग, सा, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो ये कैसे कहलाएंगे? परस्पर सवर्ण संज्ञक होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के जिन जिन वर्णों के साथ समान होते हैं वह पूरा वर्ण समुदाय परस्पर सवर्ण संज्ञक कहलाता है, ठीक है। आगे है अगला सूत्र, रे ग्री वर्णयो में
सावर्णम वाच्यम, तो इसका तात्पर्य देखो क्या है कि री और लृ, रिवर्ण और लृवर्ण, ठीक है। सावर्णम वाच्यम, इनको समान समझना चाहिए। कैसा समझना चाहिए? समान समझना चाहिए। जबकि इनका जो उच्चारण स्थान है वो अलग अलग है। रिवर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? मूर्धा होता है। लकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। लेकिन इन्हें फिर भी सवर्ण संज्ञक क्यों समझना चाहिए? तो इसके लिए लिखा है कि ऋकार और लकार दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। ऋकार, कार से तात्पर्य होता है वर्ण। संस्कृत व्याकरण में कार शब्द को वर्ण कहते हैं। कार का अर्थ क्या होता है? वर्ण या अक्षर। जैसे आ को अकार लिख सकते हैं यानी आवर्ण, का को ककार लिख सकते हैं यानी कावर्ण। तो कार का जो अर्थ है वो क्या है? वर्ण या अक्षर, ठीक है। तो लृकार और ऋकार दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। ये तो इस सूत्र का कहने का मतलब है। इसका आशय क्या है? ये कहना चाहता है कि ऋकार यानी रिवर्ण और लकार लृवर्ण। तो ऋकार का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और लकार का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो ये तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के अनुसार सवर्ण संज्ञा इनकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम क्या कहता है कि जिनके उच्चारण स्थान समान होते हैं वही सवर्ण संज्ञक होते हैं। लेकिन ये क्या कहता है कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के अनुसार तो री और लृ की क्या नहीं होती है? सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। किंतु एक मामूली कात्यायन हुए, महर्षि कात्यायन हुए, उन्होंने अपवाद के रूप में समानता नहीं होने पर भी इन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा सिद्ध की है। अगला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो अब यहाँ से हम पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान। क्या पढ़ रहे हैं? उच्चारण स्थान। पिछली कक्षा में भी आपने पढ़े होंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो देखो यहाँ से तुम्हें जब सूत्र पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि आ वर्ण, ठीक है। कु से तात्पर्य है क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ और अंगा, ये 5 अक्षर आते हैं, ठीक है। कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। विसर्ग, ठीक है। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। तो इसे हमें लिखना ही तो है। जब हम सूत्र समझ जाएंगे तो पता चलेगा कि अवर्ण, को से तात्पर्य का वर्ग यानी का, विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान, और हा क्या? हा, अकुह, तो अवर्ण, का वर्ग, हा और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो लिख दिया कि अवर्ण, कवर्ग, हकार यानी हवर्ण और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अर्थात आगे कितने भेद बताए? आगे 18 भेद। कौन कौन से 18 भेद? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुदात्त, उदात्त, स्वरित, अनुनासिक और अननुनासिक। इस प्रकार से 18 भेद हुए आ के, क्योंकि आ का ह्रस्व भी होता है और दीर्घ भी होता है, ठीक है। तो आ के कितने भेद हो गए? 18 भेद, ठीक है। का वर्ग में कितने अक्षर आएंगे? का, गा, गा, अंगा, 5 अक्षर आएंगे। हा एक ही है और विसर्ग का भी एक है। तो 18 और 5 23, 24 और 25। तो इन 25 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अगर आया था कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, तो कंठ से उच्चारित वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है, ठीक है। आ से तात्पर्य अवर्ण, को से तात्पर्य कवर्ग यानी का, ख, ग, अणा, और विसर्ग से तात्पर्य विसर्ग, हा से तात्पर्य हावर्ण। तो आगे कितने भेद लिखाए? 18 भेद। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। उसके बाद फिर इनके 3 होंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। और फिर इन सबके 2 होंगे, क्या से? अनुनासिक और
प्रकार आ वर्ण के 18 भेद, क वर्ग के 5 वर्ण, हा का 1 वर्ण और विसर्ग का 1, कितने हो गए 25। तो इन 25 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अगर आ जाता है कि कंठ स्थानीय वर्णों की संख्या कितनी है, तो कंठ स्थानीय वर्णों की संख्या है 25। अगर हमें पूछा जाता है कि ये सभी वर्ण कैसे होंगे, फिर सवर्ण संज्ञक होंगे। कैसे होंगे? सवर्ण संज्ञक, क्योंकि जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं वो सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इन वर्णों की संख्या होती है। ठीक है, आगे अगला सूत्र पढ़ेंगे हम अगले अध्याय में। धन्यवाद।